अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है ऑडी e-tron GT 2022 मॉडल। ये e-tron का GT वर्जन है। e-tron में बहुत सारे वर्जन आते हैं। e-tron सिंपल जो कि SUV होती है, फिर e-tron में एक स्पोर्टबैक वर्जन भी आता है, फिर ये e-tron GT है। और ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ऑडी के लाइनअप में सबसे बेस्ट कार है। फिर ये कार है भी इलेक्ट्रिक, तो इसकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, इसमें मेंटेनेंस भी कोई नहीं करनी पड़ती। ये गाड़ी इंसेनली फास्ट भी है और मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं जो कि मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये गाड़ी 22 मॉडल है, ऑडी इंपोर्ट है, 18,000 किलोमीटर चली भी है और इसकी डिमांड 3,95,00,000 है। इस पर नंबर भी गोल्डन लगा हुआ है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट e-tron GT एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी आपको बहुत लो और ज़मीन से जुड़ी हुई लगती है और ये गाड़ी अच्छी खासी वाइड है। मैंने इससे पहले पोर्शे टाइकान का रिव्यू भी किया हुआ है। टाइकान और ये गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी आपको जगह जगह पोर्शे लिखा हुआ नजर आएगा और टाइकान में भी आपको कुछ जगहों पे ऑडी नजर आता है। ये दोनों ही गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हैं, इनके परफॉर्मेंस फिगर्स भी मिलते जुलते ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये इंटीरियर के लिहाज से टाइकान से ज़्यादा स्पेशियस है। टाइकान फ्रंट से बहुत चौड़ी है लेकिन बैक पे आके वो काफ़ी अंदर हो जाती है। उसकी सीट्स भी छोटी सी हैं और वो अंदर से बहुत तंग है, जबकि ये गाड़ी अंदर से प्रॉपर अच्छी खासी खुली गाड़ी है। इन पर मैं आगे बात करूँगा इंटीरियर में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी अग्रेसिव है ही, लेकिन बैक पे गाड़ी जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिलहाल अगर बात की जाए इस एरिया की, तो हेडलाइट इसमें मैट्रिक्स LED वाली आती हैं और इनको मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स बोलता है और इसके अलावा इसमें ब्लू कलर की लाइन्स दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि ये कार इलेक्ट्रिक है। EV कार्स के अंदर आपको मोस्टली गाड़ियों में ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी। मैंने इससे पहले i7 रिव्यू की भी है, i4 की भी है, टाइकान, ये गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ EV होती हैं उनमें आपको ब्लू लाइन्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बोर्ड इस गाड़ी का अच्छा खासा मैसिव है, लेकिन ये बेसिकली इसका फ्रंक है। फ्रंक का मतलब होता है फ्रंट ट्रंक और इसको ओपन करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं अभी दिखाऊंगा राइट पे जाकर। और ये गाड़ी स्टैंडर्ड ऑप्शंस वाली कार है, तो इसमें जो फ्रंट है ये नीचे सेंसर्स वाला एरिया इसका खाली ही है। जिन गाड़ियों में कुछ फीचर्स दिए गए होते हैं उनमें यहाँ पर सेंसर्स आते हैं, इसके ये चीज़ें ब्लैक हैं। बाकी ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसके अलावा हेडलाइट इसकी डे और इनको सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। वाइपर्स में सेंसिंग दिए गए हैं। हाइट के लिहाज से गाड़ी काफ़ी लो है। ऊपर यहाँ पे इसका रडार दिया गया है और इसके अलावा इसके बम्पर में एक ये एरिया दिया गया है जिसमें टेक्सचर सा दिया गया है। ये इस गाड़ी में ब्लैक है क्योंकि एक गाड़ी ही ब्लैक है। वाइट गाड़ी में वाइट आएगा, ग्रे में ग्रे आएगा। ये बेसिकली गाड़ी के कलर के साथ चेंज होता है, लेकिन बाकी जो इसके आसपास वाला एरिया है ये ग्रे ही रहता है। और इसके अलावा इसके बम्पर के साइड्स पे काफ़ी बड़ी विंड टनल्स दी गई हैं। एक तो ये दी गई है और फिर एक यहाँ पे आगे दी गई है। साइड्स वाली विंड टनल्स जो है ये तो बिल्कुल सी थ्रू हैं। कैमरा से भी मेरे ख्याल से आप पर नजर आ रहा होगा इनसे। ये बेसिकली हवा सक करके साइड से बाहर करती हैं और गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती हैं। बाकी जो ये वाली विंड टनल्स हैं ये बेसिकली गाड़ी के AC कंडेंसर को ठंडा करने के लिए यूज़ होती हैं और उसमें डेफिनेटली कहीं और भी हवा चाहिए होती होगी तो वो यहीं से एंटर होती है। बाकी यहाँ पे इसके ऑडी के मोनोग्राम दिया गया है जिसके सारे पैसे हैं। वाइपर्स में काफ़ी हिडन दिए गए हैं बोनट के नीचे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। यहाँ पे कट लाइन्स बहुत ज़्यादा शार्प दी गई हैं। कुछ कट लाइन्स आप वैसे आपको इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगी, लेकिन जब आप इसको कभी चलते हुए आते हुए देखेंगे या खड़े हुए देखेंगे दूर से तब आपको विजिबल होंगी। इसके फ्रंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर्व्स दिए गए हैं फ्रंट पे और स्पेशली बैक पे, जो कि मैं भी कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की, तो साइड मिरर्स गाड़ी के फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड हैं। इन साइड मिरर में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं, डिटेक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं और में यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है जो कि आपको पार्किंग करने में बहुत सारा हेल्प करता है। इसके अलावा इसके फ्रंट फेंडर्स में चार्जिंग पोर्ट्स किए गए हैं दोनों ही साइड्स पे। लेफ्ट वाला पोर्ट जो है ये नॉर्मल चार्जिंग के लिए है। आपने अगर हाउस होल्ड चार्जर लगा रहे हैं तो आप इसको यहाँ से चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आपने इसको सुपर फास्ट चार्ज करना है तो आप राइट से करेंगे। सुपर फास्ट चार्जर पे ये गाड़ी 22 मिनट में 5 से 100 हो सकती है, जो कि नॉर्मल चार्जर पे गाड़ी तकरीबन 8 से 9 घंटे रहती है। फास्ट चार्जर पे 3 से 4 घंटे, सुपर फास्ट पे 22 मिनट। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और नॉर्मल चार्जर पे ये गाड़ी ओवरनाइट चार्ज होती है 8 से 9 घंटे। एक फुल चार्ज में ये गाड़ी तकरीबन 320 साढ़े 300 किलोमीटर चलती है। कंपनी क्लेम करती है 450, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में और ऑन रोड वैसे बेसिकली रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है।
बाकी इसके अलावा इस फेंडर के साथ यहाँ पे नीचे भी काफ़ी बड़ी सारी विंड टनल्स दी गई हैं और इसके डोर्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्टर लाइन्स दी गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी चौड़ाई में अच्छी खासी चौड़ी है, लेकिन लंबाई में ये गाड़ी मेरे ख्याल से सिविक जितनी ही है। लेकिन क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यूज़ की गई हैं, मैसिव यूज़ की गई हैं, तो इसकी लुक बहुत बड़ी आती है। सिविक जितनी होते हुए इस गाड़ी में रिम 20 इंचेस के दिए गए हैं। टायर्स में अच्छे खासे चौड़े आते हैं, जिसके एग्जैक्ट स्टैट्स में कवर करूंगा टायर वाले सेक्शन में जाके। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि काफ़ी लो है, तो ये बहुत ही एक डिफरेंट सी चीज़ लगती है। रूफ इस गाड़ी में पूरी ही ग्लास की आती है, एंड टू एंड, और अंदर से इसकी लुक काफ़ी मज़ेदार आती है। लेकिन ये रूफ बेसिकली ओपन नहीं होती, ये फिक्स ही है। इसके अलावा इसके डोर्स जो हैं ये बॉर्डरलेस आते हैं। जब भी आप इसके डोर्स को ओपन करेंगे तो इसकी विंडोज़ नीचे जाएंगी, बंद करेंगे ऊपर जाएंगी, मोस्टली बॉर्डरलेस कार्स की तरह। इसके अलावा डोर की लुक भी इसकी काफ़ी डिसेंट सी है। और इसके अलावा इसकी साइड स्कर्ट जो हैं ये भी ग्रे कलर में है। अब गाड़ी जिस मर्जी कलर में है, इसमें साइड स्कर्ट्स ग्रे ही आएंगी। इस कार में भी ग्रे हैं। बाकी इसकी साइड का सारा वही कलर होगा जो कि गाड़ी का कलर है। सॉफ्ट अनलॉक भी ये गाड़ी चारों ही डोर्स में ऑफर करती है, यानी कि मैं इस गाड़ी को कहीं से भी लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे आके चीज़ें बहुत सारा इंटरेस्टिंग होने लग जाती हैं, क्योंकि इसके पिछले टायर बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। इसके टायर की जो प्रोफाइल है ये 285 है। इसके अलावा इसके डोर में और फ्रंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर्व दिया गया है, जो कि आपको शायद इतना विजिबल यहाँ से ना हो, लेकिन अगर आप इसको कभी धूप पड़ते हुए देखें ऊपर से और साइड से देखें, तभी आपको कर्व बहुत सारा शार्प लगेगा। ऐसे कर्व आपको मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है, रूफ की स्लोपिंग शेप में है और ये बैक पे आके डिग्गी तक ही कंटिन्यू कर जाती है। और इसके अलावा इसमें टेलर्स भी काफ़ी एग्रेसिव हैं। पार्किंसेंस की गाड़ियाँ साइड से ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, तो ये आपको साइड की भी इंडिकेशन देगी कि साइड पे कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं। और इसके अलावा इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी आता है, आप इसकी राइड हाइट को रेज और लोअर भी कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ड्राइव मोड के साथ भी एडजस्ट होती है। फिलहाल ये गाड़ी बिल्कुल लो है और लो होकर इसकी लुक काफ़ी मीन सी आ रही है, लेकिन अगर आपने कोई ब्रेकर वगैरह क्लियर करने हैं तो आप इसको रेस भी कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेड लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। टेल लाइट्स में एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में इस गाड़ी की टेल लाइट सबसे बेस्ट हैं। टाइकान की भी अच्छी हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें ये बेसिकली एरोस की तरह के पॉइंटर्स दिए गए हैं और ये टेल लाइट्स ऑन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से होती हैं। अब जब इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं कुछ टाइम बाद, तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन इफेक्ट देती हैं, जो कि काफ़ी यूनिक सा है। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फिर पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। बैक पे एक डिफ्यूज़र दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन इसमें कोई एग्जॉस्ट की टिप्स नहीं दी गई, ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक है। अगर इस पे इंजन होता तो इसकी लुक और भी ज़्यादा एग्रेसिव आती। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल स्पॉइलर भी आता है, आप इसको रेस और लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, और ये बेसिकली स्पीड्स के हिसाब से भी एडजस्ट करता है। अगर आप बहुत हाई स्पीड्स पे होंगे या आपने हाई स्पीड ब्रेकिंग करनी है, तब ये डिप्लॉय होकर काफ़ी हद तक ब्रेकिंग को बेहतर बनाता है और इसके अलावा डाउन फोर्स में भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसके अलावा टेलगेट ये गाड़ी पावर्ड ऑफर करती है, जिसको मैं यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ या फिर की फॉब से भी। ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाएगा। ट्रंक इस गाड़ी का अच्छा खासा डीप भी है और इसमें क्योंकि स्पेयर टायर रखने की कोई जगह नहीं थी, तो कंपनी ने स्पेयर टायर इस गाड़ी में अलग से दिया हुआ है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। मोस्टली कंपनी जो स्पेयर टायर की जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं, तो वो स्पेयर टायर देती नहीं है, जैसे एक पंचर किट दे देती है एंड दैट्स इट। तो इसमें कंपनी ने प्रॉपर एक स्पेयर टायर दिया हुआ है। इसके अलावा चार्जर इस गाड़ी का फिलहाल यहीं पड़ा हुआ है, इसको फ्रंट पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में फ्रंक आता है, फ्रंट ट्रंक, जो कि मैं कवर करूँगा अभी थोड़ी देर में आगे जाके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं एंड दैट्स इट। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी का इंटीरियर की, तो ये भी एक्सटीरियर की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, मटेरियल्स बहुत प्रीमियम है, कार्बन फाइबर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है और फीचर भी गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपनी प्राइस वर्थ करती है। किस तरह से मैं इन डिटेल कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका बॉटम कट आता है और इसमें ये गॉल्फ बॉल डिम्पल्स दिए गए हैं, जो कि इसकी फील को थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं, बट मेरे ख्याल से ये अच्छी है। इसके अलावा इसके लेफ्ट साइड को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड को जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट साइड को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये इसके मल्टीमीडिया के हैं और हीटेड स्टीयरिंग व्हील के हैं। स्टीयरिंग व्हील भी एक गाड़ी हीटेड ऑफर करती है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इलेक्ट्रिक कार्स में ये चीज़ इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है। टाइकान में भी हीटेड स्टीयरिंग आता है, i4 में भी आता है, इस गाड़ी में भी आता है, जबकि इसलिए कि और बहुत सारी गाड़ियाँ हीटेड स्टीयरिंग ऑफर नहीं करती। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा उसके पीछे यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ये बेसिकली इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के हैं। इसके लेवल में यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और ये मुझे प्रॉपर रियल टाइम मीटर के अंदर शो भी करवा रही है। इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट से जो कंट्रोल दिए गए हैं, ये हेडलाइट के हैं, राइट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं वाइपर के हैं, दोनों इस पे ऑटोमेटिक आते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। क्रूज इस गाड़ी में अडॉप्टिव है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगा। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका ये पूरी ही स्क्रीन है, स्क्रीन को काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो लेफ्ट पे चैट्स हो रही हैं, ये बेसिकली इसकी रीजन ब्रेकिंग की हैं। मैं इसको यहाँ से अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, इस तरह से। अब ये कम हो जाएगी, ज़्यादा करनी है तो मैं इसको प्लस से ज़्यादा कर सकता हूँ, इस तरह से। इसके अलावा सेंटर में ये गाड़ी को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवा रही है। इसके पीछे नेविगेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बटन दिए गए हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ ऊपर आ रहे हैं, जिनको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और इसके अलावा इनमें स्क्रॉल करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ये बटन दिए गए हैं।
इस तरह से। यहाँ पे गाड़ी आपको रेंज शो करवाएगी, ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ये सारी चीज़ें जो कि हर कार में आती हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ की स्टैट्स, फ़ोन की स्टैट्स, नेविगेशन में यहाँ पे देख सकता हूँ और इसको भी जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पे गाड़ी आपको फुल ऑन मैप दिखाती है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके अलावा इसके मैं डिस्प्लेस को भी चेंज कर सकता हूँ। इसमें 3 डिस्प्लेस दिए गए हैं, क्लासिक, स्पोर्ट और e-tron स्पोर्ट का। अगर मैं क्लासिक मोड करता हूँ तो इसका डिस्प्ले ऐसा हो जाएगा। व्यूज़ में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने बैक वाले एरिया को मैग्नीफाई करना है जैसा कि मैप है तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने मीटर्स देखने हैं तो मैं व्यू दबाऊंगा तो मीटर बड़े हो जाएंगे, इस तरह से। फिर इसके अलावा अगर मैं स्पोर्ट पे जाता हूँ तो स्पोर्ट का डिस्प्ले इस तरह का है। अभी थोड़ा सा रेडिश हो गया है और यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी फोकस हो गई हैं। अगेन व्यू दबा के मैं इनको छोटा कर सकता हूँ, गेजेस को बैक वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं इसको e-tron स्पोर्ट पे करता हूँ तो गेज इसका सिंपल ही हो जाएगा, एक ही गेज लाइक दिस। और इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट सी है। ये सारा ही सॉफ्ट टच मटेरियल है और उसके पीछे सारा जो एरिया है ये इसमें ब्लैंक दिया हुआ है। इसके RS वर्जन्स के अंदर यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले भी आता है जो कि एड ऑन फीचर है, आप अपनी गाड़ी में ऐड करवा सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में नहीं लिया गया। इसके अलावा साउंड सिस्टम इस गाड़ी में Bang & Olufsen का है और इसमें 18 स्पीकर आते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऑडी हमेशा सही साउंड सिस्टम अच्छा ऑफर करते हैं। डैशबोर्ड में 3 स्पीकर दिए गए हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक ग्रिल दी गई है और उससे नीचे यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इसके बारे में बात कीजिए इसकी सेंटर स्क्रीन की, तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव है और यूज़र फ्रेंडली है। सारे मेन्यूज में सिंपल से दिए हुए हैं। ये बेसिकली इसका होम है, यहाँ पर टाइल्स दी हुई हैं 3। और इसके अलावा फिर यहाँ पर जाकर मैं इसका मेन्यू खोल सकता हूँ। मेन्यू में नेविगेशन, टेलीफोन, मीडिया, रेडियो, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि हर कार में आती हैं। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आता है। और इसके अलावा मैं इसकी कार की सेटिंग पर जाकर गाड़ी की बहुत सारी सेट्स को देख सकता हूँ यहाँ से, लाइक दिस। बहुत सारे फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं सीट्स के बहुत सारे फीचर्स को यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं जाता हूँ गाड़ी की सेटिंग्स में जो कि ये वाली हैं, तो यहाँ से मैं इसके डिस्प्लेस को चेंज कर सकता हूँ जैसा कि मैंने आपको चेक करवाए। कॉकपिट की ब्राइटनेस में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लाइक दिस। थीम्स यहाँ पे दी हुई हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे सिस्टम मेंटेनेंस वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि यूजुअली आपको कार्स में देखने को मिलती हैं। बाकी इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि मैं इस गाड़ी का स्पॉइलर, रेस या लोअर यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पर एक मेन्यू दिया गया है जिससे मैं इसके स्पॉइलर को इस तरह से ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। और उससे नीचे यहाँ पर इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी फिजिकल ऑफर करती है। e-tron सिंपल में 2 स्क्रीन दी गई हैं, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाली स्क्रीन में क्लाइमेट कंट्रोल होता है और ड्राइवर मोड्स वगैरह होते हैं। ऊपर वाली स्क्रीन नॉर्मल होती है मल्टीमीडिया के लिए। बट इस कार के केस में क्लाइमेट कंट्रोल प्रॉपर एनालॉग दिया गया है। यह है डिजिटल ही, लेकिन ये स्क्रीन वाला नहीं है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल इसका डिसेंट है। इसमें 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं फ्रंट के लिए, एक बैक पे अलग से जोन आती है। और इसके अलावा फ्रंट पे इसकी दोनों ही सीट्स हीटेड हैं। और बाकी इसका डिस्प्ले भी क्वालिटी के लिहाज से डिसेंट है। उसके नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, कुछ और बटन्स दिए गए हैं। ड्राइव सेलेक्ट में जाके आप इसको डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं जो कि हैं एफिशिएंसी, कंफर्ट, डायनामिक और इंडिविजुअल। और इन सारे मोड्स का इसका हाइट कंट्रोल भी एडजस्ट होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, हेडर साइड का बटन दिया गया है, 360 कैमरास का बटन दिया गया है। और इसके अलावा आप स्क्रीन को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा उसके पीछे इसकी एक स्विच पॉकेट दी गई है, पुश स्टार्ट दिया गया है। और इसके अलावा इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्टर भी इसमें काफ़ी अनयूजुअल सा है। सिंपल e-tron में भी थोड़ा डिफरेंट था, इसमें भी डिफरेंट है। इसको जैसे ही आप डी में स्विच करेंगे तो ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। अभी ये गाड़ी बेसिकली ऑन है, लेकिन इसका स्टीयरिंग हार्ड हुआ है और हेडलाइट एक नॉर्मल हाइट पे है। जैसे ही मैं इसको डी में करूँगा तो अब इसका स्टीयरिंग सॉफ्ट हो गया है और हेडलाइट्स मेरी सेट की गई हाइट के हिसाब से एडजस्ट करेंगी। और इसमें बेसिकली पार्किंग आता ही नहीं है, जिसके यहाँ पे एक पार्किंग ब्रेक का बटन दिया गया है। जैसे ही पार्किंग ब्रेक प्रेस करूँगा तो ये पार्क में भी हो गई है और पार्किंग ब्रेक लग गई है इसकी। तो बेसिकली इसको मैं पार्किंग ब्रेक में लगाए बगैर भी सिर्फ अगर ऑफ कर दूंगा तो ये गाड़ी पार्किंग में चली जाएगी। ये आपकी चॉइस है, आप अगर पार्किंग एंगेज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको न्यूट्रल पे रखना है तो आप इसको जस्ट ऑफ करके चले जाएं तो ये गाड़ी पार्किंग में हो जाएगी। इसके अलावा फिर यहाँ पे साथ इसका वॉल्यूम रॉकर दिया गया है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने पुराने टाइम्स में एयरपॉड यूज़ किए हों तो आपको ये काफ़ी फेमिलियर लगेगा। एयरपॉड के अब जो ट्रैक्स थे और वॉल्यूम थे वो बेसिकली आप रोटेट करके आगे पीछे कर सकते थे। ये भी सेम है, टच सेंसिटिव है। इसको मैं रोटेट करके वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ और इसके अलावा इसमें फिर लेफ्ट राइट से सॉन्ग्स आगे पीछे कर सकता हूँ। यही मेरे ख्याल से एक नीट इंटीग्रेशन है मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स की। उससे पीछे कप होल्डर्स दिए गए हैं, 2 एस्ट्रेबीस में आती है ऑडी की ही। और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से ना होने के बराबर है। यहाँ पे 2 C2C आउटलेट दिए गए हैं और बाकी यहाँ पे एक सिर्फ वॉलेट रखने की जगह है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसकी काफ़ी स्पोर्टी सी हैं, लेकिन मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं। मैंने इससे पहले टाइकन का रिव्यू किया था। टाइकन की सीट इससे बहुत छोटी थी और डैशबोर्ड भी बहुत सारा क्रैम्प्ड इन था। तो मेरे ख्याल से टाइकन से ये गाड़ी बहुत सारा बेहतर है। मेरे जितने भी आसपास लोगों ने ये गाड़ी रखी हुई है
उनमें से किसी को भी इस कार से स्पेस का इशू नहीं हुआ, जबकि टाइकान में हर बंदे को स्पेस का इशू होता है। उससे निकलना उतना मुश्किल है और वो गाड़ी है भी बहुत ज़्यादा टाइट। वो लिटरली एक सुपर कार है, जबकि ये गाड़ी बेसिकली एक सुपर कार और डे टू डे कार का मिक्स एंड मैच है। बाकी ये सीट्स लेदर की फिनिश में है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और इसके अलावा इसके पे सेम लेदर डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल भी इसके लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट से हैं। इनमें कार्बन फाइबर की ट्रेस भी यूज की गई हैं और ये मोस्टली लेदर की फिनिश में है। विंडोज गाड़ी में ऑल ऑटो आती हैं, यानी कि इन सारी विंडोज को मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूं। बाकी साइड में गाड़ी में रिट्रैक्टेबल आते हैं, एडजस्टेबल आते हैं और इसके अलावा इनमें हीटर वाला फीचर भी आता है। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में भी ऑटोमेटिक दिए गए हैं, सिंपल e-tron की तरह। i7 में भी, i4 में भी ये इलेक्ट्रॉनिक ही आते हैं। ये बेसिकली टच सेंसिटिव हैं। अब इनको जस्ट प्रेस करेंगे तो ये डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच करेंगे लाइक दिस। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट फॉग भी आती है, रेयर फॉग भी आती है। फ्रंट फॉग बेसिकली इसके हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है, जो कि आपके टर्निंग एंगल के हिसाब से एडजस्ट करती है। फिर इसके अलावा इसके ड्राइवर की सीट में और स्टीयरिंग में मैनुअल फंक्शन भी आता है। ये बेसिकली जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, जो कि बहुत ही मिनिएचर से हैं। और इसके अलावा इनमें लाइट भी आती है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। इसके अलावा सेंटर में फिर ये केबल लाइट्स दी गई हैं, जो कि LED में है। रेयर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग वाला है। पैनोरामिक रूफ ऊपर इसकी दी गई है, जो कि फिक्स्ड ही है। बाकी इसके डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइट दी गई है, e-tron की यहाँ पे बैजिंग दी गई है, ये भी ग्लो कर रही है। इसके फुटवेल में एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, डोर्स के अंदर आती हैं, डैशबोर्ड में दी गई हैं यहाँ पे साइड पे। इस एम्बिएंट लाइट के कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे 2 लोगों के लिए स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और बैक पे इस गाड़ी में मेरे ख्याल में 3 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। तीसरा पर्सन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है, बट स्टिल अगर आप बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं। और एक गाड़ी टाइकान से ज़्यादा खुली है। टाइकान बैक पे बहुत सारा क्रैम्प्ड इन थी, उसमें लेग रूम बिल्कुल ना होने के बराबर था और हेडरूम भी इसका बिल्कुल पूरा था, जबकि ये गाड़ी बैक पे ज़्यादा स्पेशियस है। एयरवेंट ये गाड़ी पाँव पे भी ऑफर करती है, सेंटर में भी ऑफर करती है और ये सिर्फ एयरवेंट ही नहीं बल्कि यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की जोन भी ऑफर करती है। ये अगर मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा सेंटर में इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि अगेन स्पेशियस है। टेस्ला की तरह इसमें कप होल्डर्स वर्टिकली दिए गए हैं। और बाकी हेडरेस्ट की गाड़ी 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए ऑफर करती है। बैक पे 3 सीट बेल्ट दी गई हैं, RSS इसके पोर्ट्स दिए गए हैं। केबल लाइट्स यहाँ पे साइड्स पे दी गई हैं क्योंकि डेफिनेटली बीच में पैनोरामिक रूफ आती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसका हुड ओपन करने का तरीका ये है कि आप इसका ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक बेसिकली फ्रंट ओपनर दिया गया है और इसके बाद आप इसके बोनट को नॉर्मली किसी भी कार के बोनट की तरह ओपन करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर लेवर दिया गया है जिसको आप हटा के इसका बोनट उठा सकते हैं। बोनट में इसके हाइड्रोलिक्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा एक गाड़ी फ्रंट पे फ्रंक ऑफर करती है। फ्रंक मीन्स फ्रंट ट्रंक। जो गाड़ियाँ ग्राउंड अप डिज़ाइन की जाती हैं EV बनने के लिए, उन गाड़ियों में फ्रंक आता है। सिंपल e-tron में भी है, इसमें भी है ऑब्वियसली, क्योंकि सिंपल e-tron का कोई इंजन वाला वर्जन नहीं आता। जिन गाड़ियों में इंजन वाले वर्जन आते हैं उनमें फ्रंक नहीं आता। अगर आप 7 सीरीज देखें BMW की तो उसमें इंजन भी आते हैं और EV भी आती है। तो EV कार के अंदर जो i7 है उसमें फ्रंक नहीं आता, उसमें ये सारा एरिया बंद है। इसी तरह i4 जो है उसमें फ्रंक नहीं आता, क्योंकि जो 4 सीरीज़ है उसमें भी इंजन वाली गाड़ियाँ आती हैं। तो 4 सीरीज़ में क्योंकि इंजन डालना होता है तो फिर i4 में फ्रंक नहीं दिया गया। लेकिन ये गाड़ी ग्राउंड अप डिज़ाइन की गई है। e-tron GT में कोई इंजन वाली कार नहीं आती, ये गाड़ी है ही EV। तो EV के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है और फिर इस गाड़ी में फ्रंक की जगह बना दी गई। फ्रंक इसमें अच्छा खासा खुला है, यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसका ये लेफ्ट वाला एरिया उठाएंगे तो इसके अंदर एक ये पोर्शे का पार्ट दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। ये गाड़ी Audi है बट सिर्फ यहाँ पे पोर्शे का पार्ट रखा हुआ है और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पोर्शे टाइकान में और इस गाड़ी में कितने पार्ट्स शेड हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे वॉर्निंग ट्रायंगल दिया गया है। इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। इसके अंदर सिर्फ एक ही लिक्विड डलता है और वो है विंडशील्ड वॉशर का। और इसके अलावा मेंटेनेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी हद तक सस्ती पड़ती है। अगर बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की तो इसमें जो बैटरी आती है ये 93.4 किलोवाट की है, जबकि BMW i4 में जो बैटरी आती है वो 85 किलोवाट की है। लेकिन परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से ये गाड़ियाँ सेम ही हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ 0 to 100 3.7 सेकंड में करती हैं, जो कि एक इंसेनली फास्ट फिगर है। ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव हैं। ये गाड़ी भी ऑल व्हील ड्राइव है और इसका टॉर्क बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अगर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर तो ये गाड़ी तकरीबन 600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 600 हॉर्स पावर इतनी छोटी गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त हैं। टॉर्क भी इस गाड़ी का इंस्टेंट होता है क्योंकि ये गाड़ी EV है। फिर ये है भी ऑल व्हील ड्राइव। i4 इससे कम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, वो गाड़ी 537 प्रोड्यूस करती है, बट स्टिल परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से इसके आसपास ही है। लुक्स के लिहाज से आपको कौन सी गाड़ी बेहतर लग रही है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। यहाँ पर टोटल 2 लिक्विड डलते हैं। एक बैक पे कूलेंट दिया हुआ है, आई एम नॉट श्योर वो क्या है। एक यहाँ पे विंडशील्ड वॉशर दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो आता है e-tron में आगे यह है 245, 45 और 20 और पीछे आता है 285, 40 और 20। इसमें 20 इंचेस का रिम दिया गया है और यूनिट स्टैगर्ड है, यानी कि आगे कम चौड़ा है और पीछे ज़्यादा चौड़ा है।
टायर इसमें पिरेली का है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। कंपनी से इसमें पिरेली सिंचेराटो आता है और रिम भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है। पीछे टायर ज़्यादा चौड़े होने की वजह यह है कि बैक पे ज़्यादा ग्रिप चाहिए होती है और इसके अलावा आगे क्योंकि स्टीयरिंग होता है तो टायर जितना चौड़ा होगा स्टीयरिंग पर ज़्यादा लोड आएगा, तो स्टीयरिंग को हल्का करने के लिए टायर को थोड़ा सा कम चौड़ा किया हुआ है। बाकी इसमें डिस्क अच्छी खासी मैसिव आती हैं। इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, आप इसकी राइट हाइट को रेस या लोअर कर सकते हैं। फिलहाल ये नॉर्मल पोजीशन पे है, इससे लो भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। और बाकी इसमें रीजन ब्रेकिंग भी आती है, रीजनरेटिव। आप उसके लेवल को अपनी मर्जी के लिहाज से पैडल शिफ्टर से एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी बेसिकली डिफरेंट सी फील है। आपको इसके साथ कुछ टाइम यूज टू होना पड़ेगा, फिर जाके आपका इस पे हाथ बैठेगा। ये आम इंजन वाली गाड़ियों की तरह नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट होती हैं इलेक्ट्रिक कार्स। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।